अस्सलामुअलैकुम। खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम इस बड़ी खबर से करेंगे कि क्या हुकूमत वाकई तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करने जा रही है, लेकिन बज़ाहिर लगता कुछ और है। ये भी बात होगी और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसी सेगमेंट में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से। मुज़म्मिल साहब, कमिंग बैक टू यू, आप मुझे सिर्फ सबसे पहले ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात की खबरें हम तक पहुँच रही हैं इस टाइम, बड़ी अफवाहें हैं या यूँ कह लीजिए कि इसमें कोई हकीकत है या नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके कि हुकूमत ने कई बार मुज़ाकरात की पीटीआई को पेशकश की, लेकिन पीटीआई सीरियस नहीं थी। इस बार हुकूमत सीरियस नहीं है। अच्छा। पहले हर बार पीटीआई ये कहती थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुझे लगता है इस बार हुकूमत जो है वो पॉलिसी और पोस्चर का खेल खेल रही है। हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात पीटीआई से नहीं करने, लेकिन एक स्मोक स्क्रीन पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता। देखें, दो किस्म की पीटीआई है। एक पीटीआई है बानी पीटीआई अडियाला जेल में, एक पीटीआई है पार्लियामेंट के अंदर। जो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई है उसके किसी ग्रुप से बातचीत हो जाए और वो ग्रुप आपके साथ चलने को तैयार हो जाए तो वो तो और किस्म की बातचीत है। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि कोई मुज़ाकरात बानी पीटीआई अडियाला वाले से होंगे, उसकी मुझे चांस नज़र नहीं आते। ख्वाजा आसिफ साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, वो भी सुनवा लेते। पीटीए के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो पीटीए अब हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कोई जोशी है सर, वाकई क्या इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ का पर्सनल तो स्टैंस यही है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। हाँ। मुस्तकबिल के हवाले से हाँ। किसी भी सियासतदान के मुस्तकबिल के हवाले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉलिसी आपको समझ आई कि वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के हक में नहीं है। तो मैंने भी आपको यही कहा कि मुज़ाकरात के हक में नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने भी कोई बात की है, वो भी सुनवा लेते हैं। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। सर, एहसन इकबाल साहब तो 9 मई की बात कर रहे हैं और वही कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए, लेकिन वही बात खान साहब की तरफ से भी आती है कि 9 मई की तहकीकात करवाई जाए। फुटेजेस गायब किसने की और क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा, इस पर उनका एम्फेसिस है। ये तो बर्फ नहीं पिघल रही दोनों तरफ से। देखिए, खान साहब का स्टांस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो गवर्नमेंट का स्टांस है। कल एक स्मोक स्क्रीन पैदा हुई कि जी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि पीटीआई से मुज़ाकरात बजरिया महमूद खान अचकजई किए जाएंगे जी। आज एहसन इकबाल की जो स्टेटमेंट है ना, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। क्योंकि एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के उस मुशावरती इजलास से बाहर आकर, और उनसे ये सवाल हुआ और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी, वैसे तो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं। देखिए, फौज का भी यही मौकफ है कि जब तक इमरान खान बानी पीटीआई माफी नहीं मांगेंगे बात नहीं हो सकती। आज एहसन इकबाल ने भी ये कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान जब तक 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हुकूमत या मुस्लिम लीग नून और फौज का तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ही मौकफ है। जो बात समझने की है वो ये है कि जो मौकफ फौज का है या जो बात DGISPR कह रहे हैं कि 9 मई पे माफी मांगेंगे तो आगे बात करी चलेगी, वही बात एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि पहले 9 मई पे माफी मांगे फिर बात आगे चलेगी। तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत और फौज ने आज एहसन इकबाल साहब ने जानकर ये बात इसलिए की है ताकि कोई भाम ना रहे कि डाउट ना रहे कि हुकूमत की पॉलिसी कुछ और है और फौज की पॉलिसी कुछ और है। पीटीआई के हवाले से हुकूमत और फौज की एक ही पॉलिसी है कि पहले 9 मई पे इमरान खान साहब पब्लिक में आकर गैर मशरूत माफी मांगे, फिर उनसे कोई बात होगी। मैंने पहले भी आपको कहा है कि 2 पीटीआई हैं, एक पीटीआई 9 मई वाली है, एक पीटीआई 9 मई वाली नहीं है। तो लिहाजा ये तो हो सकता है कि पीटीआई के किसी धड़े से बात हो जाए जो 9 मई में मतलब कहा जाए कि वो सपोर्ट कर रहा है हमें पार्लियामेंट में। मैं उसको तो रूल आउट नहीं करता, लेकिन बानी पीटीआई से कोई बातचीत
या तहरीक इंसाफ जो जिसको बानी पीटीआई का एतमाद हासिल हो, उससे कोई बातचीत मुझे मुमकिन नजर नहीं आती है, क्योंकि वो वही स्टांस है जो फौज का है कि पहले 9 मई पे माफी मांगे, फिर बात आगे करेंगे। एहसन साहब ने 9 मई के बाद एक बात एनआरओ के हवाले से भी की है। वो कह रहे हैं कि खान साहब अब बेसिकली एनआरओ लेना चाहते हैं, और ये जो चीखें जेल से आ रही हैं कि सहूलियात नाकाफ़ी हैं, वहाँ पर सहूलियात दी नहीं जा रही हैं, वो बेसिकली इसी वजह से है। बेसिकली ये चाहते हैं कि इनको एनआरओ दिया जाए, जो गवर्नमेंट अब इसमें सीरियस नहीं है। देखें, एक वक्त था कि इमरान खान साहब कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, बदल जाता है वक्त। आज एहसन इकबाल कह रहे हैं कि हाँ मैं एनआरओ नहीं देंगे। कल वो कहते थे, बानी पीटीआई कहते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, आज ये कहते हैं कि इमरान खान मुझसे एनआरओ मांगता है। पहले तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप जरा देख लें कि सिचुएशन हमने अपने सामने ही स्क्रीन बदलते देखी है कि कल तक शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, सारी हमाद अजहर, शहजाद अकबर, इमरान खान, सब हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हम एनआरओ नहीं देंगे। ये एनआरओ मांगते हैं, अच्छा, ये जेलों में रियायत मांगते हैं, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगते हैं, हम नहीं देंगे। आज वक्त बदल गया, आज दूसरी साइड कह रही है हम एनआरओ नहीं देंगे, ये हमसे एनआरओ मांगते हैं, ये हमसे बातचीत अपने केस ख़त्म कराना चाहते हैं, हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। तो एक तो सियासत में वक्त बदलते देर नहीं लगती, कब किसकी बारी आ जाए। लिहाजा वो ख्वाजा आसिफ ने कहा ना मैं जोशी नहीं हूँ, मैं भी जोशी नहीं हूँ। कल फिर हो सकता है फिर बानी पीटीआई कह रहे हो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो आज कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। तो इसलिए ये हालात तो बदलते रहते हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ये एनआरओ का जो म्यूजिकल चेयर है वो आजकल चलता रहता है। अच्छा सर, अब ये मौलाना साहब आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने वाले हैं या नहीं देंगे? मोहसिन नकवी साहब ने भी मुलाकातें की हैं, इसके अलावा जरदारी साहब के बाद अब शहबाज शरीफ साहब से मौलाना की मुलाकात हुई है, उन्होंने टाइम मांगा है। ये डिलेड टैक्टिक्स हैं मौलाना साहब के, या फिर हो सकता है कि पलट जाए बाजी? देखिए, मौलाना ने ये फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ चलना है। अगर आप ये कहती हैं कि इस वक्त मौलाना और पीटीआई का कोई इत्तेहाद मौजूद है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मौलाना केपी असेंबली में पीटीआई के साथ बैठे हैं या पीटीआई के मुखालिफ अपोजिशन में बैठे हैं? बड़ी मिक्स। अगर तो मौलाना केपी में अपोजिशन में बैठे हैं पीटीआई के खिलाफ, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ऊपर कौमी असेंबली में इत्तेहाद होगा और केपी असेंबली में ऑपोजिशन होगी? या तो मौलाना केपी की में पीटीआई की गवर्नमेंट में शामिल हो जाते और वहाँ वजारतें ले लेते, या एक उनका कोलिशन फार्मूला तय हो जाता, तो वो केपी में भी पीटीआई के साथ हों और मरकज में भी पीटीआई के साथ हों। लेकिन अगर वो केपी में पीटीआई के साथ नहीं है और ऑपोजिशन में है, तो फिर आज भी ऑपोजिशन मरकज में भी कैसे साथ चल सकते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना अभी ना ऑपोजिशन में है ना हुकूमत में है, दरमियान में। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर भी कुछ फरमा रहे हैं, वो पहले सुन लेते हैं फिर उस पर तबसरा। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कैंडिडेट है वो हमारे साथ है, वो कभी गवर्नमेंट के साथ नहीं जाएंगे किसी सूरत में। अगर किसी ने जाना होता तो अब अभी तक जा चुके होते। जी सर, ये सूरत हाल है कि बैरिस्टर गौहर भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना साहब तो देखें वो हमारे साथ हैं या नहीं है, ये तो वक्त भी बताएगा, लेकिन हमारे कैंडिडेट कहीं नहीं जा रहे। देखें, उन्होंने ये कहा कि अगर मौलाना गवर्नमेंट के साथ चले भी जाएं तो फिर भी हुकूमत के पास 4 से 5 वोट कम है। हाँ जी। असल बात ये थी कि वो ये कैलकुलेट करके बैठे हैं कि आईनी तरमीम के लिए अगर मौलाना चले जाते हैं तो 213 गवर्नमेंट के हैं, 8 मौलाना के हैं, 221 होंगे, और उसके लिए 224 225 चाहिए, तो 4 और 5 वोट फिर भी कम पड़ते हैं। तो वो असल गेम उन 4-5 वोटों की है, जिसके लिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि बानी पीटीआई से तो बात नहीं होगी, लेकिन पीटीआई के अंदर से कोई 5 या 10 का ग्रुप अगर निकल कर इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करे तो गवर्नमेंट उनसे बात कर लेगी। अच्छा, ठीक है ना, कि एक ग्रुप पीटीआई में से निकल कर इस आईनी तरमीम को अगर सपोर्ट करे जो आज़ाद हो, तो फिर उस आईनी तरमीम का रास्ता निकल सकता है। लेकिन कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पहले मौलाना की हाँ जरूरी है। मौलाना की जो निकी जी हाँ है ना, वो निकी जी हाँ के बाद ही मामला आगे चलेगा। और मेरे ख्याल में 2 हाईएस्ट लेवल
मुलाकातें हो गई हैं और इन मुलाकातों में मोहसिन नकवी की मौजूदगी, देखिए पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात तभी हुई है जब पहली मुलाकात हौसला अफजा थी। हाँ जी। अगर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को मोहसिन नकवी की मौजूदगी में फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया होता कि इस पर बात ही नहीं हो सकती, तो फिर शहबाज शरीफ मिलने ना जाते। देखिए ना, आसिफ जरदारी साहब और मोहसिन नकवी जब मिले तो उसमें से कोई उम्मीद की किरण निकली ना, जिस किरण को आगे रेफर किया जो आगे फिर शहबाज शरीफ गए मिलने के, अच्छा जी ये उम्मीद की किरण है, इस पर आगे बात की जाए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मौलाना ने खिड़की खुली रखी है हुकूमत के साथ बातचीत की। अब वो खिड़की क्या है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये भी हो सकता है कि वो अगर उन्होंने केपी में ऑपोजिशन का ही किरदार अदा करना है तो वो केपी का गवर्नर वापस चाह रहे होंगे, जो पहले उनके समधी थे कि मुझे गवर्नरशिप केपी की वापस की जाए, मैंने वहाँ ऑपोजिशन करनी है, तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद उनको केपी की गवर्नरशिप दे सकता है? बड़ा पॉइंट है। या वो बलूचिस्तान में एक गवर्नर मांग रहे होंगे क्योंकि वो वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो वहाँ पे गवर्नर मांग सकते हैं, या वहाँ पर हुक्मरान हुकूमत में शामिल होने के लिए क्या मांग सकते हैं, साथ गवर्नरशिप मांग सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए क्या है और पीटीआई के पास उनको देने के लिए क्या है। कुछ खबरें आई कि उन्होंने पीटीआई से 2 सेनेटरशिप्स केपी में मांगी, लेकिन तरदीद भी आ गई। लेकिन ये बात नहीं है। देखिए बहरहाल ये तो मुमकिन नहीं है कि वो केपी में ऑपोजिशन में होंगे, पीटीआई के साथ होंगे, तो कोई पीटीआई के साथ उनके, देखिए ना, जब मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का पंजाब में इत्तेहाद था तो काफ की सिर्फ 10 सीटें थी और पंजाब में सेनेटर 35 सीटों पे बनता है, लेकिन काफ को एक सेनेटर देना पड़ा था ना, जो इस पे काफ को एक सेनेट का टिकट दिया गया था ना, क्योंकि इत्तेहादी हैं। अगर मौलाना पीटीआई के इत्तेहादी होंगे तो फिर केपी से उन्हें सेनेट के वोट तो देने पड़ेंगे पीटीआई को। तो मेरे ख्याल में अभी तक चूंकि पीटीआई और का केपी के हद तक मौलाना से कुछ सेटलमेंट नहीं हो सका, लिहाजा डोर्स आर ओपन। लेकिन गवर्नमेंट से भी कोई सेटलमेंट नहीं हो सका। देखिए गवर्नमेंट से उनका सेटलमेंट, क्योंकि उन्होंने टाइम मांग लिया अभी भी वजीर आजम साहब से, बिल्कुल टाइम मांग लिया। मेरे ख्याल में आगे और मुज़ाकरात होंगे और उसके ऊपर ये भी हो सकता है उनके और गवर्नमेंट के दरमियान एक वसी पैकेज पर बातचीत हो जाए। हम सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने आज कहा है कि हुकूमत को, आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की सारी सियासी जमातों से मिलकर बात करें, तो उसमें जो मिसाके मईशत को आगे लेके चलने वाली बात है उस पर कहीं मौलाना बीच में शामिल हो जाए, तो मौलाना कहें कि मैं तो मिसाके मईशत के लिए आया हूँ, हाँ जी, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, और पीटीआई कहे कि हमने इस पे दस्तखत नहीं करने, तो मौलाना कहेंगे मैंने तो दस्तखत करनी है, हाँ जी। तो फिर तो वो रास्ता निकल आएगा। तो मेरे ख्याल में एक ब्रॉडर कोई सेटलमेंट की तरफ जाया जा सकता है। फिर मौलाना ने केपी में पीटीआई के खिलाफ सियासत करनी है, पीटीआई के साथ तो सियासत नहीं करनी, उनके लोगों ने पीटीआई के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा पीटीआई के साथ चल सकते हैं। उन्होंने पीटीआई के साथ अपनी स्लेट क्लीन कर ली है, लेकिन अब पीटीआई उन्हें डीजल नहीं कह सकेगी, नहीं कह सकेगी, उन पर करप्शन के इल्जाम नहीं लगा सकेगी, काफी चक्कर उन्होंने लगवा लिए हैं, उसका उन्हें बहुत सियासी फायदा हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखें ना, जो 8 सितंबर का जलसा है, हाँ जी, उसमें तो मौलाना इनवाइटेड नहीं है, मौलाना उस जलसे से दूर है, वो अपने आप को खुद भी दूर रख रहे हैं। इसका मतलब है कि मौलाना 8 सितंबर के पीटीआई के जलसे के ना साथ है, ना हक में है, ना उसमें शरीक हो रहे हैं। तो फिर पीटीआई का और उनका किस बात का इत्तेहाद है? जब वो कह रहे हैं कि हम जलसे जुलूस भी अलग-अलग करेंगे, पार्लियामेंट में भी अलग-अलग रहेंगे, तो फिर कोई इकट्ठे चलने का रास्ता तो नहीं है ना। मेरे ख्याल में विंडो ओपन है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी ओपन है, तहरीक इंसाफ के लिए भी। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम जाया कर दिया है, तहरीक इंसाफ फरवरी के बाद से आप देखें, आज अगस्त का आखिरी दिन है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने माह में पीटीआई जो है वो जेयूआई के साथ कोई सेटलमेंट नहीं पैदा कर सकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा ब्राइटर चांस है मौलाना के साथ सेटलमेंट पैदा करने का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ब्रेक पर जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक, उसमें क्या हम फैसले किए गए आपके सामने, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक, हंगामी इजलास, जिसका एलामिया हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने बड़ा सियासी फैसला कर लिया है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी और जमातें और हुकूमत और तमाम इदारे जिनको मिल बैठ कर फैसले करना होंगे,
पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए। इसी हवाले से एहसन इकबाल साहब ने मीडिया टॉक करते हुए क्या फरमाया है चाइना के हवाले, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। चीन के साथ हमारे मुआहदे हैं और जो मंसूबे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्पोर्टेड कोल की बजाय थर कोल के ऊपर तब्दील करें, जिससे कि बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी और उससे बिजली के नर्ख भी कम हो सकेंगे। और इसी मौका पर एहसन इकबाल साहब ने बल्दियाती इदारों के कानून पर मुशावरत के लिए असम्बली के अरकान से रिलेटेड क्या फरमाया है वो भी आपको सुनवाते हैं। बल्दियाती इदारों के कानून पर मुशावरत असम्बली के अरकान से मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे इस बिल को असम्बली में पेश किया जाएगा, ताकि ये असम्बली जो है इसकी मंजूरी दे, और जो ही असम्बली उसकी मंजूरी देगी तो उसके फ़ौरन बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा, चूँकि हम चाहते हैं कि अवाम को निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के उस वादे को पूरा करें जो हमने अपने मंशूर में अवाम से किया। मुज़म्मिल साहब, मुल्क के तमाम सियासी जमातों को, इदारों को मिल बैठकर फैसले करने की तजवीज़ पर गौर किया है नवाज शरीफ साहब ने, इसमें पीटीआई भी शामिल होगी? नहीं, बानी पीटीआई तो शामिल नहीं होंगे, ऑपोजिशन होगी। अच्छा, आप मेरी बात समझे। मेरे ख्याल में जो पुराना आइडिया है ना शहबाज शरीफ का मिसाक मईशत का, अच्छा, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में आज उसके खदोखाल जो हैं वो इस इजलास में उस पर गुफ्तगू हुई है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर बिजली प्राइवेटाइजेशन आगे करनी है और कुछ डिपार्टमेंट्स बंद करने हैं, कुछ बड़े फैसले जो माशी रोड मैप है उस पर जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ एक मिसाक मईशत या चार्टर ऑफ इकॉनमी किया जाए और उसमें इदारे भी मौजूद हों और सब मिलकर उसमें फैसले करें। अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जिसमें इकॉनमी का नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया जाए। हमने एपीएस के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान देखा था टेररिज्म के हवाले से, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आर्मी चीफ और भी मौजूद हों और SIFC के लोग भी मौजूद हों और वहाँ इकॉनमी का नेशनल एक्शन प्लान मंजूर कर लिया जाए और उसमें चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करके तो उसका नेशनल एक्शन प्लान और इकॉनमी कर लें या चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। दोनों सूरतें हो सकती हैं क्योंकि फौज तो चार्टर ऑफ इकॉनमी पे दस्तखत नहीं कर सकती, फौज बस बैठ तो सकती है, तो एक नेशनल एक्शन प्लान बन सकता है जिसमें वो सब कुछ हो। तो मेरे ख्याल में बिजली सस्ती करने के हवाले से जो कड़वे फैसले करने पड़ेंगे उसके लिए उस पर बात है, उस पर बातचीत हो सकती है। और जो आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, PIA बेचनी है, डिस्कोज बेचनी है, लॉस के इदारे बेचने हैं, उसके ऊपर फैसले करने के लिए आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक ब्रॉडर जो है अंडरस्टैंडिंग अमंग द पॉलिटिकल डायस्पोरा, नवाज शरीफ ने आज कहा है कि आप जो फैसले करना चाहते हैं उसमें सबको, लेकिन बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है जी, पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, तो कौन उस पर थंबनेल करेगा। लेकिन मुझे जो ये बात है ना कि तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों मिलकर फैसले करने की तजवीज़, मुझे पाकिस्तान में इसका माहौल नजर नहीं आता इस वक्त। तो मुझे नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फैसले करने पड़ेंगे और कुर्बानी, सियासी कुर्बानी की इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है। डिफॉल्ट का तो अब इस वक्त कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बड़े कड़वे फैसलों की जरूरत है, तो वो फैसले मुस्लिम लीग नून को आगे जाके करने हैं। देखिए ना जी, सबसे पहला फैसला जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के गले में फंसा हुआ है, फांसी का फंदा है जो मुस्लिम लीग नून का, वो बिजली की कीमत है जी। जब तक ये बिजली की कीमत कम नहीं की जाती मुस्लिम लीग नून को कोई पॉलिटिकल रिलीफ नहीं मिल सकता। इस वक्त जो गवर्नमेंट की सारी कोशिश है वो आज भी आप देखें, एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू हमने सुनवाई है वो बिजली की कीमत के हवाले से है कि हम बिजली की कीमत पर रिलीफ देना चाहते हैं जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट का इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है कि बिजली की कीमत कम की जाए जी। 12 अभी जो 2 माह का रिलीफ है 14 रुपए का, मैं समझता हूँ 12-14 रुपए के रिलीफ की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट, और वो आगे जाके गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो 14 रुपए का रिलीफ पूरी मुल्क के लिए ऐलान करे। और मुझे ऐसा भी इतलात है कि सर्दियों में जो इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज बिजली दी जाएगी, क्योंकि दूसरे सूबों से बड़ी इस टाइम शोर आ रहा है ना कि भाई क्यों पंजाब ही क्यों, पूरे मुल्क तो पंजाब ने अपने पैसों से दिया है, शोर मचाने की तो कोई जरूरत नहीं है। आज तो उन्होंने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से अवाम को रिलीफ दें।
मतलब आप बिजली की कीमत कम करना सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, सूबाई हुकूमतें भी अपने लोगों को रिलीफ दे सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूबे में सस्ती बिजली हो तो सूबाई हुकूमत अपने बजट में उसको सब्सिडाइज कर ले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सर्दियों में शायद इंडस्ट्री को सब्सिडाइज बिजली देने की पर गौर हो रहा है और ओवरऑल बिजली के टैरिफ भी कम करने पर बात हो रही है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो आज के इजलास में है। बाकी 2 बल्दियाती इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के सर पे मौजूद हैं, एक इस्लामाबाद का और एक पंजाब का, और दोनों के कवानीन में तब्दीली कर रही है। बल्दियाती कवानीन में हुकूमत मुस्लिम लीग नून, जिससे बल्दियाती इंतखाबात में बहरहाल ताख़ीर हो जाएगी। अच्छा, ये सूरत हाल है, क्योंकि जब आप नए कानून बनाएंगे, फिर जो नए कानून हैं, फिर उस नए कानून के मुताबिक इंतखाबात होंगे, तो उसके मुताबिक जो फौरी तौर पे देखें ना, इस्लामाबाद में तो 28 सितंबर को इंतखाबात होने थे। अगर इस्लामाबाद में आप नया बल्दियाती एक्ट ले आते हैं तो फिर इस्लामाबाद में तो इसमें कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह पंजाब का भी आपने इजलास बुलाया और वहाँ भी नया बल्दियाती एक्ट आप ला रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है दोनों जगह बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर हो जाएगी। लेकिन यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद तो बढ़ाकर, जो कानून साजी है उससे 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है तरमीमी एक्ट के मुताबिक। तो फिर बदल रहे हैं कानून के बदलने से इलेक्शन तो लेट हो जाएंगे ना, इलेक्शन तो लेट हो जाएंगे। ये सूरत हाल है, इसीलिए। ठीक सर, अब एक और मसला तरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का भी है। आरिफ अलवी साहब को ये टास्क दिया गया था खान साहब की तरफ से ही कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इनको जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि किसी किस्म की कोई शोर शराबे की आवाज़ उन तक ना पहुंचे, अडियाला जेल तक। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इख्तलाफात तो मजीद बढ़ रहे हैं। आरिफ अलवी साहब भी किसी किस्म का पैचअप कराने में नाकाम ही रहे। मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब की पार्टी में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी नहीं थी कि वो पैचअप करा सकते। और इमरान खान साहब ने अपने बाद किसी को इतना मजबूत पार्टी में नहीं किया कि वो पैचअप करा सकें इन ग्रुप्स का। आप देखें ना, केपी असम्बली का कुछ 4 दफ़ा इजलास जो है वो मुलतवी हो चुका है जी, क्योंकि केपी असम्बली का इजलास इसलिए बार बार मुलतवी किया जा रहा है क्योंकि गंडापुर साहब को ये डर है कि उनके खिलाफ ही असम्बली में तकारीर हो जाएंगी। एक वजीर उन्होंने निकाला है, उसके बाद आतिफ खान और वो सब लोग उस वजीर के साथ खड़े हो गए और वहाँ इकरारनामों वाला भी लड़ाई है। बड़े इश्यूज हैं, लोगों को गंडापुर से। मुझे ये लगता है कि केपी असम्बली का इजलास अब तो कहीं सितंबर के एंड पे जाके उन्होंने कहा होगा और ये 4 दफ़ा मुलतवी कर दिया उन्होंने, क्योंकि अगर केपी असम्बली में ही गंडापुर के खिलाफ तकरीरें शुरू हो गई तो क्या होगा। तो इसलिए आरिफ अलवी वॉज नेवर अ गुड चॉइस फॉर मुफाहमत। आप देखें गंडापुर से तो अलीमा खान की भी लड़ाई चल रही है और अलीमा खान ने भी पेशावर और मर्दान का दौरा किया और एंटी गंडापुर बातें की हैं। तो गंडापुर साहब के शंदाना गुलजार भी गंडापुर के खिलाफ हैं, शहरियार अफरीदी भी गंडापुर के खिलाफ हैं, आतिफ खान भी गंडापुर के खिलाफ हैं। तो पीटीआई में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो गंडापुर के खिलाफ है। और ये लेकिन खान साहब बड़ा सपोर्ट करते हैं अली अमीन गंडापुर को। वो कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा तो किसी की बात ही नहीं सुननी। बस खान साहब तो उस्मान बुज़दार को भी बहुत सपोर्ट करते थे और कहते थे कि मैं उस्मान बुज़दार के अलावा किसी की बात नहीं सुनूंगा। ये तो खान साहब का मसला हमेशा से रहा है कि वो ऐसे शख्स को सपोर्ट करते हैं जिसके सारे खिलाफ होते हैं और फिर उसके ऊपर खड़े, और वो उनके नज़दीक किसी आदमी की काबिलियत ही ये है कि उसके साथ कोई नहीं है, अकेला है तो सारे उसके खिलाफ हैं, तो वो समझते हैं ये बड़ा काबिल। यही उस्मान बुज़दार के भी तो इसी तरह साथ थे, सारे उस्मान बुज़दार के खिलाफ थे, लेकिन खान साहब अब गंडापुर के साथ भी यही सिचुएशन है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये जो पीटीआई केपी के इख्तलाफात हैं ये पीटीआई के अंदर मजीद डिवीजन पैदा करने का रास्ता हमवार करेंगे। इसके ऊपर बहुत काम कर रही है एस्टेब्लिशमेंट भी। अच्छा। और इसके ऊपर सबकी नजरें हैं कि अगर वहाँ एक एमपीएस का 20-25 का ग्रुप बन जाता है तो फिर केपी में गंडापुर को उतारा भी जा सकता है। उस सूरत में उस सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उस ग्रुप के साथ खड़े हो जाएंगे। बेशक उस ग्रुप का ही वजीर आला आ जाए, लेकिन मौलाना भी इक्तदार में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो पीटीआई केपी के अंदर इख्तलाफात हैं, अगर वो आगे जाके और बढ़ते हैं महीने डेढ़ में, तो हमें गंडापुर का आउस्टर भी नजर आ सकता है, क्योंकि फिर वहाँ अदम-ए-एतमाद भी आ जाएगी। अब अदम-ए-एतमाद का भी वहाँ एक अजीब रौला है ना कि वो ये कहेंगे कि जो अगर आप पार्टी लाइन से हट के वोट डालेंगे तो वोट काउंट नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उस सूरत में तो फिर गवर्नर आपको सिर्फ एतमाद का वोट लेने का ही कह सकता है। और मुझे लगता है कि गवर्नर केपी किसी वक्त भी उन्होंने ये इशारा भी किया है कि मैं एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ गंडापुर को।
तो वो गंडापुर को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे और उस सूरत में पीटीआई के लोग एब्सटेन कर जाएं तो फिर गंडापुर एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अदम एतमाद के रास्ते से गंडापुर को नहीं हटाया जा सकता। अब हटाने का रास्ता एतमाद का वोट ही है, जिस जो गवर्नर कहे तो आपको लेना है, और वो और आप ना ले सकें तो फिर उस सूरत में आपको जाना पड़ेगा कि आप एतमाद का और नया सीएम का इलेक्शन होगा। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आगे जाकर जो है वहाँ पे एक टर्मोइल बनेगा, और मुश्किलात खड़ी होती नजर आ रही है। मुश्किलात खड़ी होती है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का भी एक मसला है, 15 सितंबर को इसका इंतखाब है और नाम आमिर डोगर साहब का जो है वो ज़ेरे गौर है, क्या फैसला होगा? ये नाम शेर अफजल मरवत से शुरू हुआ, फिर शेख वकास अकरम पे पहुंचा, अब आमिर डोगर साहब तक पहुंच गया है। एक ओहदा, एक अनार 100 बीमार। आप देखें ना जी, पीटीआई ने एक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम देना है और लड़ाई कितनी ज़्यादा है जी। मतलब पहले शेर अफजल मरवत हुआ, फिर बैरिस्टर गौहर हुआ, फिर उसके बाद शेख वकास अकरम हुआ, अब शेख आमिर डोगर हुआ। जो अडयाला जाता है अपनी पर्ची ले आता है। और खान साहब भी अभी तक एक, मुझे लगता है 15 सितंबर तक और नाम बदल जाएंगे। अब शेख वकास अकरम साहब को तो पंजाब का सदर भी बनाने पर बड़ी बातचीत हो रही थी हमाद अजहर की जगह, और कह रहे थे कि जी उनको पंजाब का सदर बना दिया जाए। अब उनका नाम अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी ड्रॉप हो गया है तो इसके और एक कैंडिडेट जैन कुरैशी भी हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। लेकिन अच्छा। आमिर डोगर और जैन कुरैशी एक ही चीज़ है। टफ मुकाबला है, तो लेट्स सी कि 15 सितंबर का दिन क्या बताएगा। सर, बात अब पाकिस्तान के $250 मिलियन के मंसूबे को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह में ताखीर हो सकती है। जी, यकीनन बलूचिस्तान के जो हालात हैं ना, ये उसके नतीजे गवादर का बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया है चाइना ने, और गवादर पोर्ट तब तक ही ऑपरेशनल नहीं हो सकती थी जब तक वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ना होता। लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहले 14 अगस्त को इफ्तिताह होना था, लेकिन उस वक्त महारंग बलोच वगैरह बलोच यकजहती कौंसिल ने गवादर में धरना दे दिया। किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ इस एयरपोर्ट के इफ्तिताह पर, चूंकि बहुत इंटरनेशनल डेलीगेशन आने थे, चाइनीज ने आना था, रोकने के लिए धरना दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो बलूचिस्तान में 25 और 26 अगस्त को हुआ है, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि गवादर जो एयरपोर्ट है इसको डिले, इसका इफ्तिताह फिर डिले होगा। हाँ जी। एक स्टोरी डिप्लोमेट ने भी छापी है कि पाकिस्तान के और चाइनीज रिलेशंस के हवाले से, जिसे अता तारड़ साहब ने बहुत आज रिबट किया है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है उसका एक टारगेट पाक चीन ताल्लुकात भी हैं। और जैसे ये हवाई अड्डे का इफ्तिताह लेट है और चीज़ें लेट हैं, वहाँ सिक्योरिटी के साथ हैं, तो ये चीज़ें चाइनीज़ को फ्रस्ट्रेट तो करती हैं बेशक, और ये अच्छी चीज़ लेकिन नहीं हालांकि कल कैबिनेट ने ML1 को की मंजूरी दी है जो चाइना के साथ मिलकर बनना है। लेकिन फिर भी जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और ये गवादर एयरपोर्ट का जो डिले है, ये यकीनन बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है पाक चीन दोस्ती में भी और CPEC के फेज़ 2 के लिए भी। बिल्कुल ठीक। सर, सूरत हाल अब ये है कि हुकूमत जो न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मंसूबे को, आपको क्या लगता है कि कब तक ऑपरेशनल करवा पाएगी? क्योंकि क्या लगता है कि एयरपोर्ट तो तैयार है, एम्फसिस इस चीज़ पर है, जोर दे रही है गवर्नमेंट? क्योंकि अभी एहसन इकबाल साहब का भी जो बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट था, और चाइना जाहिर है डिस्कस हुआ है इस मामले पर भी चाइना नाराज़ हो सकता है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं CPEC के मामले पर चाइना को नाराज़ कर चुके थे खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में। अब कैसे हम इसको ऑपरेशनल करता, कब तक देख रहे हैं? देखिए, एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ अमन व अमान ठीक हो, ज़रूरी वैसे लेकिन एक तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, फिर इंटरनेशनल डेलीगेशंस ने आना है। अमन व अमान के बगैर तो कोई एयरपोर्ट नहीं चल सकता। और क्या गारंटी है कि फिर से एक धरना हम नहीं देखेंगे? देखिए, धरना वरना तो और बात है, मेरे ख्याल में टेररिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और टेररिज्म का रास्ता हमें कला कमा करना है। और मेरे ख्याल में चाइनीज भी यही देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान इस टेररिज्म की जो ऑनस्लॉट है बलूचिस्तान की, इसको कैसे डील करता है और इन पे कैसे, उसके बाद ही चाइनीज भी कोई कदम उठाएंगे। क्योंकि ये बड़े हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा है और ये बहुत अच्छा बना है। और ये, लेकिन अब इसके ये जो सारी इस वक्त हमें बलूचिस्तान में नजर आ रही है, वो इस हवाई अड्डे को का इफ्तिताह रोकने का भी 14 अगस्त की डेट थी, फिर उसके बाद अब है, तो देखना यही है कि कब इफ्तिताह होगा। ठीक है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अवाम के सवाल हम आपके सामने रखेंगे, उस पर मुजम्मिल साहब का तज्जिया होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम के सवालों के साथ मुजम्मिल साहब आपके सामने तज्जिया रखेंगे, तबसरा रखेंगे। सबसे पहले
शहरी का सवाल लेते हैं, उसके बाद अप्सरा। मेरा नाम है नबील खान और मेरा मुजम्मिल साहब से सवाल है कि वो क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के मुकाबले में आजकल के दौर में रवायती मीडिया का अवामी राय साजी पर कितना असर है? सर कितना असर है? नहीं, सोशल मीडिया का ज़्यादा असर है। लेकिन ना जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रवायती मीडिया में नहीं हैं वो लोगों को सोशल मीडिया पे मिलती हैं। अब उसमें फेक न्यूज़ भी बहुत है और उसमें डिस्टॉर्शन भी बहुत है, झूठ भी बहुत है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रिलाय करते हैं। मुझे ये इतराफ़ में कोई नहीं, और सोशल मीडिया ने अपनी बहुत जगह बनाई है रवायती मीडिया के मुकाबले में, और कुछ ही अरसे में। अब ये अलग बात है कि अब मैं आज देख रहा था कि ब्राज़ील में भी ट्विटर बंद कर दिया गया है और इंग्लैंड में भी ट्विटर के हवाले से और सब चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तान में भी कहते हैं ट्विटर बंद है। तो सोशल मीडिया पर अब आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ पूरी दुनिया में कदगन की भी बात हो रही है। टिकटॉक पर अमेरिका पाबंदी लगाना चाहता है, वो वैसे ही वहाँ पर परेशानी है। इसलिए कि सोशल मीडिया के कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है जी, इसके कोई कवायद व ज़वाबित नहीं है, शुतर बे मुहार है। वहाँ पर थंबनेल में कुछ होता है और स्टोरी में कुछ होता है। तो इन सब की वजह से वहाँ के जो मसाइल हैं वो अब हुकूमतों को और रियासतों को तंग कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक होनी ज़रूरी है। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, सच होना चाहिए। फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम है, सेंसरशिप का प्रॉब्लम नहीं है। जो सोशल मीडिया पे झूठ है ना, उसकी कोई पकड़ नहीं हो पा रही। अभी आप देखें ना, लंदन में जो फसादात हैं वो उसमें भी कह रहे हैं सोशल मीडिया का बहुत असर है, और एक चिंगारी होती है और उसके बाद आग भड़क उठती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया का जहाँ असर बहुत ज़्यादा है वहाँ उसकी खराबी भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अब रियासतों को सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने पड़ेंगे, और इसमें कोई बैनुल अक़वामी कवानीन भी होंगे क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर जर्नलिज्म है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें कोई ऐसे CBM आप इंटरनेशनल चार्टर भी होना पड़ेगा ताकि एक दूसरे के, जैसे अभी इंग्लैंड में जो कुछ हुआ उसका एक मुल्ज़म लाहौर में था, हाँ जी, जिसने लगाई। तो इसका कोई क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बैठ के आप कहीं और फसाद का बाइस भी बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मुजम्मिल भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछना चाहता हूँ। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो करप्ट हैं, जो अभी हमारी हुकूमत में भी हैं, हमें जो है उनको बदलने की ज़रूरत है। तो मेरे बस छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये एक्सपीरियंस लोग आपको पसंद नहीं है, हमें एक बेस्ट अल्टरनेट दें, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। इस मुल्क में जितने भी मसले हैं, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड हैं, चाहे वो ओवरऑल दुनिया के अंदर उसके जो हमारा एक इमेज बन चुका है उससे रिलेटेड है, तो हमें बस उसका बेस्ट अल्टरनेट बता दें, वो कदम बढ़ाएं, हम पूरी कौम उनके साथ है इंशाल्लाह। पूरी कौम उनके साथ है। बेस्ट अल्टरनेट देखिए जी, बेस्ट अल्टरनेट तो वोट से ही आएगा। हमारे यहाँ इंतखाब लड़ना बहुत महंगा है। ज़हीन और मुतवसत तबके के लोग जो ब्राइट लोग हैं वो इंतखाब लड़ने का नहीं सोच सकते, और फिर हम भी यहाँ पर जो हमारा ज़्यादातर जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसमें पैसे की इतनी आमेजिश है कि कोई, मतलब मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई भी इलेक्शन लड़ना अरबों करोड़ों रुपए का काम है। तो बेस्ट अल्टरनेट तो पैदा होगा जब हम अपना इंतखाब सस्ता करेंगे और लोगों को काबिलियत की बुनियाद पर वोट डालेंगे। उनकी सियासत या उनके किसी पार्टी वाबस्तगी की बजाय काबिलियत पर वोट डालेंगे तो फिर पार्लियामेंट में काबिल लोग चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर हम ये सोचेंगे कि मैंने तो इस पार्टी को ही वोट डालना है, इस पार्टी ने चाहे गधे को टिकट दे दिया, मैंने तो इसी को खंबे को ही वोट डालना है गधे को, तो फिर पार्लियामेंट में वही लोग पहुंच जाएंगे। और अगर आपके जो भी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि इनमें काबिल और ज़हीन कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, सबसे बेहतर कौन है, तो फिर वो लोग पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक। अगले सवाल की जानिब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम साजिद है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा मुजम्मिल साहब से ये सवाल है कि सहाफ़त के शोबे में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? फैसलाबाद से साजिद का सवाल, सहाफ़त के शोबे में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या हैं? सहाफ़त का शोबा बहुत चैलेंजिंग शोबा है। यहाँ बहुत जाने गंवाई हैं, बहुत से थ्रेट्स के बावजूद। नहीं, उसके अलावा यहाँ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट भी है। ऐसी बात नहीं है। आपको हम यहाँ स्क्रीन पे बैठे नजर आते हैं, यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दबाव भी हर तरफ से है। रियासत का भी दबाव है, माशरे का भी दबाव है, सियासतदानों का भी दबाव है,
और हर किस्म का दबाव है। एक जर्नलिस्ट जब आपके सामने बैठा बात कर रहा होता है, उसको पता होता है कि उसके एक एक लफ्ज़ की क्या उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ता है। तो लिहाजा इसके चैलेंजेस बहुत मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं। इसके फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, इसके सोशल चैलेंजेस भी हैं, इसके डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, इसके बहुत से चैलेंजेस हैं। लेकिन कोई भी प्रोफेशन बगैर चैलेंजेस के अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा चैलेंजिंग प्रोफेशन है और मैं डिस्करेज नहीं करूंगा लोगों को इसमें आने के। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल मेरा मुजम्मिल साहब के लिए ये सवाल है कि अभी पीएम उन्होंने एक बांग्लादेश के इंटरम गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि वहाँ पे जो फ्लड्स आई हैं उनकी असेसमेंट के लिए वो उनको एड देने के लिए हाजिर है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में जो फ्लड्स आई हैं उनसे जो तबाही मची है उसमें हमने कोई भी असिस्टेंस नहीं की उन गरीब लोगों की जो उसके शिकार हुए हैं? हम जो IMF की डील अगर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आते हैं तो हम अक्सर उस पर खुशी मनाने लगते हैं कि हम जो फॉरेन एड पे चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी इतनी डिस्टेबलाइज हो चुकी है, क्या हम इस पोजीशन हैं कि हम दूसरे ममालिक को एड दे सकें या ये शो करा सकें? जी सर। नहीं, ये मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात में ये एक नॉर्म है। लेकिन तुर्की में भी असला आया था, वो जल्जला जब आया था तो पाकिस्तान ने मदद की थी। ये एक मतलब आप अपने दोस्त मुल्क के साथ ये को बहुत ज्यादा इमदाद भी नहीं, पाकिस्तान में कोई आफत आती है ये तो दूसरे ममालिक देखें ना जी, बहुत ज्यादा ये मदद नहीं होती, लेकिन ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल होता है कि हम इस वक्त में आपके साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है, ये ममालिक एक दूसरे के साथ डिप्लोमेसी में भी और एक जेस्चर ऑफ गुडविल में ये करते हैं और ये इंटरनेशनल नॉर्म है। और मैं समझता हूँ इसको जब 100 मुल्क मिलकर किसी एक मुल्क की मदद करते हैं, थोड़ी थोड़ी भी करते हैं, तो वो 100 मुल्क कर रहे होते हैं, तो वो कितनी मदद बड़े पैमाने पर मदद बन जाती है। मतलब अगर 2-2 जहाज 100 मुल्क भेजेंगे तो 200 जहाज बन जाएंगे ना, आप समझे, इमदाद के। तो मैं समझता हूँ कि इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और सब मुल्कों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ये मत पूछें कि अब ये हमारे मोहल्ले में, हमारे फैमिली में किसी के साथ अगर कुछ सानिया हो जाए तो हम सब उसकी मदद को पहुंचते हैं, ये सोचे बगैर कि हम उसकी कितनी मदद कर सकते हैं। सब अपनी इस्तात के मुताबिक मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी नस्ल को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि जी हम IMF के कर्जे पे जिंदा हैं, लिहाजा हमें बांग्लादेश के सैलाब ज़दगान की मदद नहीं करनी चाहिए। हम देखें, अब यहाँ सैलाब आया था, दुनिया ने डोनर्स कॉन्फ्रेंसें की हैं, अब उन सैलाब ज़दगान के लिए घर भी बन रहे हैं, इंटरनेशनल डोनर्स से बन रहे हैं। तो ये सोच ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बलाश कामरान है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरा मुजम्मिल भाई से ये सवाल है कि जैसे कि अब मैं एक 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो होते हैं तो वो होंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे बोर्ड के क्वेश्चंस देंगे तो 10th क्लास में जिस तरह हुकूमत कोई लैपटॉप्स वगैरह की स्कीम्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगी, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगी जिससे हम यंग यूथ को कोई फ़ायदा हो सके। सर, बच्चे ने अपने हिसाब से बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। देखिए, ये लैपटॉप ना बच्चों की बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अब 9th 10th के बच्चों को भी लैपटॉप चाहिए होते हैं और लैपटॉप कोई सस्ती चीज़ नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स के लिए जहाँ फीस देना एक मसला है आज, वहाँ लैपटॉप तो बहुत ही बड़ा मसला है। अच्छा, और ऐसा नहीं है, मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, अमेरिका में भी स्कूल के बच्चों को लैपटॉप्स वगैरह देने की जो है सब्सिडाइज स्कीमें आती रहती हैं, आईपैड्स वगैरह की स्कीमें आती रहती हैं। पाकिस्तान में भी ये स्कीम शुरू की गई थी और शुरू में ये था कि 90% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हों तो गवर्नमेंट आपको लैपटॉप देती है, जिसे वो कह रहे हैं मेरिट पे हम देते हैं कि अगर आपके 90% से ज़्यादा हो तो लैपटॉप दिए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बेंचमार्क को नीचे लाने की भी ज़रूरत है इसको, और बच्चों को लैपटॉप गवर्नमेंट जितने ज़्यादा बांट सके वो बहुत ज़रूरी हैं। और मैं इस स्कीम के टेक्निकली बहुत हक में हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों में लैपटॉप देने की गवर्नमेंट, इसके अलावा बैंक्स को भी और इदारों को भी बच्चों को किस्तों पे इस तरह लोन्स, लैपटॉप लोन्स और इस सब चीज़ भी देनी चाहिए। लेकिन लैपटॉप लोन्स का बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को लैपटॉप चाहिए होते हैं। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना के अवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।